हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दिल की गहराइयों से। सीए फाउंडेशन के ब्रिज कोर्स में आज हम यहां पर शुरू करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक चैप्टर जिसका नाम है इक्वेशंस। इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर जिसे हमने क्लास 10th तक पढ़ा हुआ है। अब क्लास 10th तक पढ़ा हुआ है का क्या मतलब है भाई? ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमने थोड़ा बहुत क्लास 6 में भी पढ़ा था, थोड़ा सा 7th में भी पढ़ा था, 8th में भी, 9th में भी और 10th में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था यार। वो सब बातें बेटा यहाँ पर आप लोगों को एक तरह से देखा जाए सीए फाउंडेशन की परीक्षा के लिए दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी। और एक्चुअल में जो सीए का जो सिलेबस है इक्वेशन इस चैप्टर का, वो 90% आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे करवा दूंगा। और कुछ जो क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसकी प्रैक्टिस भी हम आज के सेशन में इधर करेंगे यार बच्चों। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इक्वेशंस की, तो इक्वेशंस के अंदर देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो इक्वेशन क्या है, फिर इक्वेशन भी जो है ना वो हमारे कई तरह की इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है। लीनियर में भी फिर हमारे 1 वेरिएबल में होती है, 2 वेरिएबल में होती है। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं बेटा वो मैं यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इधर डिस्कस करने वाला हूँ। और कमेंट करके आप सभी बच्चे जरूर बताइएगा कि इस तरह के वीडियोस का कुछ फायदा आप लोगों को लग रहा है या नहीं लग रहा है बच्चों। देखिए, इक्वेशंस की जब हम बात करते हैं, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समीकरण। समीकरण इंग्लिश में इक्वेशन। जब भी मैं इक्वेशन की बात करता हूं तो भैया देखो होता क्या है ना, दो साइड्स होती हैं। एक होती है जी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और एक होती है जी राइट हैंड साइड। जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, जहां पर भी ये इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो वहां पर समझ लो जी इक्वेशन बन जाती है। क्या है इक्वेशन? हम बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जी। एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता क्या रहा है, दैट असर्ट्स द इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशंस हैं, एक एक्सप्रेशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, एक एक्सप्रेशन हमारा राइट हैंड साइड में है, और दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल आते हैं जी। अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन बन जाएगा। सर इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? हमने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। मैंने कहा मेरी क्लास में जो टोटल बॉयज और जो टोटल गर्ल्स हैं वो कितनी हैं? हमने कहा जी 40 है। 40 लड़के और लड़कियां दोनों को अगर मिला दें तो उन दोनों का जो सम होगा वो सम किसके बराबर है? सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज इक्वल्स टू 40। वो 40 के बराबर है, 40 के बराबर है। मैंने कहा जी कि हमें बोल देता है कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 60, 60 के बराबर है। हमने कहा जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 9 इज इक्वल्स टू 0। हमने कह दिया बेटा आपसे x प्लस 3y प्लस 4z दिस इज इक्वल्स टू 0। ये सब क्या है बेटा? ये सब इक्वेशंस बन जाती हैं। जहां पर भी ये इक्वालिटी का साइन आएगा वहां पर इक्वेशंस की बात आएगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर इक्वेशन तो चलो ठीक है हम समझ गए, बड़ी इक्वेशन में आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब क्या चीज़ है? तो देखिए बेटा, जब भी किसी इक्वेशन की हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इक्वेशन हम बोला करते हैं जी कि एक इक्वेशन हो सकती है लीनियर, एक लीनियर इक्वेशन हो सकती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, एक हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है, होने को बाई क्वाड्रेटिक हो सकती है, और भी कई सारी हो सकती हैं। बट मेन जो तीन हमको इस चैप्टर में यहां पर पढ़नी है उसकी मैं इधर बात करूंगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब बेटा क्या है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी जो डिग्री है वो डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोला जाएगा? किसे कहेंगे भाई? हम बोलेंगे एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है। क्यूबिक इक्वेशन किसको बोला जाएगा? तो क्यूबिक का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 है। अब बार बार मैं डिग्री शब्द यहां पे यूज कर रहा हूं कि डिग्री है तो है क्या, किस चीज को हम डिग्री कहते हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो जब डिग्री बेटा मैं शब्द यूज करता हूं तो डिग्री का मतलब होता है डिग्री इज द हाईएस्ट, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर
ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आपने यहां पे देखा वेरिएबल तो x है, 8 और ये 5 है तो कांस्टेंट है। वेरिएबल के रूप में हम x और y को यूज करते हैं ना बेटा। तो इस x की जो पावर है बेटा, x की जो पावर है यहां पे वो 1 है। x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो डिग्री इसमें 1 है। डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। मैंने लिख दिया कि दो वेरिएबल आगे 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे x की पावर भी 1, y की पावर भी 1। वेरिएबल की पावर अगर 1 हो जाती है तो डिग्री इसमें 1 हो गई, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब आपके मन में आएगा सर फिर क्वाड्रेटिक का उदाहरण दीजिए, तो मैं बोलता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। मैंने एक एग्जाम्पल ये लिखा। आप बोलेंगे सर वेरिएबल तो यहाँ भी दिख रहा है, वेरिएबल यहाँ भी दिख रहा है। करेक्ट है, सही बात है, वेरिएबल वो भी है और वेरिएबल ये भी है, वेरिएबल x है। बट इस वाले x की पावर 1 है और इस वाले x की पावर 2 है। x की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप कहेंगे सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर आपको 2 देखने को मिल रही है यानी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ये ऐसे चला करता है, तो ये दिस इज क्वाड्रेटिक। ऐसे ही अगर मान लो एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की हाईएस्ट पावर क्या है। आप बोलेंगे सर x की हाईएस्ट पावर हमें 3 देखने को मिल रही है। अगर x की हाईएस्ट पावर 3 देखने को मिल रही है तो दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे ये एग्जांपल दिया कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। बट इस वाली इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं कहूंगा कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड ये नीचे वाला आप देखेंगे बेटा कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। ऊपर वाले में एक वेरिएबल, नीचे वाले में दो वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन तो है बट एक वेरिएबल में है या टू वेरिएबल में है, तो ये एक वेरिएबल में है, ये टू वेरिएबल्स में है। ऐसे होने के लिए ये 3 वेरिएबल्स में भी हमें लीनियर इक्वेशन ये देखने को मिल सकती है। तो इतना हो जाता है भाई। तो अब ना मैं जरा एक बार आपके साथ चर्चा करूंगा लीनियर इक्वेशंस की। बट लीनियर इक्वेशन की चर्चा करने से पहले आप सभी को चलो देख लेना, लीनियर इक्वेशन की चर्चा करते हैं, लीनियर इक्वेशन की ही चर्चा करते हैं भैया थोड़ी देर के लिए। बट लीनियर इक्वेशन की भी अगर मैं बात करता हूं तो बेटा मैं बात करूंगा इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल की बेटा मैं यहां पर इधर बात करना चाहूंगा। देखिएगा होता क्या है इसकी, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना कि डिग्री क्या होती है 1, डिग्री बोले तो हाईएस्ट जो पावर है वो क्या होती है, वो 1 होती है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी इक्वल्स टू में 0। ये लीनियर इक्वेशन है। अब यहां पर मैं आपको कुछ पुरानी भूली बिसरी बातें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे अगर लिख दिया जाए x प्लस 2 इक्वल्स टू 6 है, इसको आपसे कह देगा सॉल्व करो, सॉल्व करो। तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो बोलेंगे सर क्या बच्चे वाली चीजें करा रहे हो, और नॉन मैथ्स वाले बोलेंगे हमें पुराना बचपन याद आ रहा है हमारा, जब हम थोड़ा कम समझते थे इन चीज़ों को और हम इग्नोर मारा करते थे इन चीज़ों को। तो बच्चों मैं आपसे कहूँगा कि हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब होगा कि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल की वैल्यू, कि मैं x की जगह में ऐसा क्या लिख दूं कि जिसमें 2 प्लस कर दें तो 2 प्लस करके 6 आ जाए। तो हमारे बचपन के जो भी गुरु हमारे रहे होंगे उन्होंने सिखाया होगा कि ऐसी सिचुएशन में हमें वैल्यू अगर x की निकालनी है तो 2 यहां से हटाना पड़ेगा। बट ये 2 जो है अभी ये एडिशन में है, ये प्लस हो रहा है 2, तो इस 2 को यहां से हटा के राइट साइड में भेजना पड़ेगा। राइट साइड में भेजेंगे तो वो 2 राइट में जाके माइनस में आ जाएगा और x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 बन जाएगी। अगर मान लो यही चीज ऐसी होती कि हमारे पास x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 दे रखा होता और मुझसे कहता कि x की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि भाई जो माइनस 3 है उसको राइट में भेज के प्लस का 3 बना देंगे और ये प्लस का 3 बनने के बाद बेटा ये 8 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता कि हमें बोल देता कि 2x इज इक्वल्स टू 9 और आपसे बोल देता है कि इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, तो यहां पर भाई मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जब भी किसी नंबर को एक साइड से दूसरी साइड भेज रहे हो तो भेजने का तरीका सिंपल है कि अगर लेफ्ट साइड में अगर वो प्लस हो रहा है
तो राइट साइड में जाके वो माइनस होगा, लेफ्ट साइड में अगर वो माइनस हो रहा है तो राइट साइड में जाके वो प्लस होगा, लेफ्ट में अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट में जाके वो डिवीजन में जाएगा, लेफ्ट में अगर वो डिवीजन में है तो राइट में जाके वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। यही खेल यहां पर हो रहा है। यहाँ 2x इक्वल्स टू 9 है, तो आप ध्यान से देखिए 2 की ना मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ, तब जाके 9 हो रहा है। 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जुड़ा हुआ है भैया। तो हम क्या बोलेंगे x कितना होगा, तो हम बोलेंगे 2 को उठा के राइट में भेजो, बट 9 के डिनोमिनेटर में जाएगा। अगर मान लो यही चीज होती है x के अपॉन में 5 और राइट साइड में 3 है, तो मैं बोलूंगा इस 5 को अगर उस साइड भेज देंगे तो 3 इंटू 5 बनेगा और x की वैल्यू मेरी यहाँ पे 15 आएगी। तो कुछ इस प्रकार से नियम होते थे, है ना। अब यही आपसे बोल दिया जाए कि 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7, बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि 4x भी है प्लस का 2 भी है। तो ऐसी सिचुएशन में गाइस मैं पहले इस 2 को राइट में भेजूंगा, मैं पहले 2 को राइट में भेजूंगा, तो 2 राइट में जाके माइनस में आ जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू 7 से 2 गई, आपका बन जाएगा 5, और यहाँ से 4 इंटू एक्स था तो 4 राइट साइड में जाके 5 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और एक बन जाएगा x इक्वल्स टू 5 के अपॉन में 4। तो कुछ कुछ इस प्रकार का नियम बेटा यहाँ पर ये चला करता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये टाइम पास क्वेश्चन बेटा मैं करा रहा हूँ, ये बेटा आपके सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन है बच्चे। जैसे देख सकता है कि द इक्वेशन, देखो मैं जो आपका आईसीआई का जो मॉड्यूल होता है ना, जो बुक होती है आईसीआई की, उस बुक का ही क्वेश्चन मैं सीधा स्क्रीनशॉट मार के यहाँ पे ला रखा हूँ, जिसमें क्या बोलता है कि माइनस का 7x है, प्लस का 1 है, और राइट साइड में 5 माइनस 3x है। कह रहा है कि द इक्वेशन दिस विल बी सेटिस्फाइड फॉर x। कह रहा है मैं x की जगह ऐसा क्या रख दूं जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो एक तरह से देखा जाए वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, इधर मैं कहूंगा कि जितने x हैं उनको एक तरफ ले आओ, और जिसके पास x नहीं है उसको दूसरी तरफ भेज दो। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इनको एक साथ रखना जरूरी है। तो इसको बोला जाएगा कि भाई तू जहां पर भी है तू वहीं रहे, बट तू भैया इस तरफ को आ जा। तो वहां नेगेटिव में है तो पूरा माइनस 3x को उठा के मैं पूरे को लेफ्ट में ले आऊंगा, ये प्लस का 3x हो जाएगा, और राइट साइड में 5 है और इस 1 को उस 5 के पास भेज देंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस 7 में 3 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 को डिवाइड करना पड़ जाएगा इस -4 से, और 4 से -4 कट के बेटा आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। -1 बेटा हमारे इस क्वेश्चन का इधर ये आंसर बन जाता है। तो कुछ कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा हमारे पास इधर हमें ये देखने को मिल जाते हैं भाई। अब ये आसान क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एकदम आसान है। अब यहां पर एंट्री होती है किसकी, कि हमसे बोल देता है कि अगर मान लो लीनियर इक्वेशन आ जाए, बट वो लीनियर इक्वेशन जो आई वो अब एक नहीं वो 2 वेरिएबल में आती है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बेटा हमको देखने को मिल जाती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है भैया, डिग्री होगी कितनी 1, लीनियर इक्वेशन है तो डिग्री क्या होगी 1, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से, x एंड y। तो अगर आपसे बोल दे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आप कह देंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी रहेगी वो रहेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस तरह से बेटा ये हमारी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। बट ये इस बार 2 वेरिएबल है, एक्स भी और वाई भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ 3x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मैं आपके सामने देता हूँ 2x माइनस का 9y इक्वल्स टू में 7, मतलब उस 7 को राइट साइड में रखा गया है। ऐसे कितनी इक्वेशन बन सकती हैं यार, ये ऐसे बहुत सारी इक्वेशन हमारी बन जाती हैं जब भी कभी किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं। जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो इस बार मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मैं x की जगह क्या रखूं और y की जगह क्या रखूं जिन्हें प्लस करके 10 बन जाए। x की ऐसी कितनी, x और y की ऐसी मैं कितनी वैल्यूज सोच सकता हूं। तो आपके मन में आएगा कि सर आप ना रखने के लिए x की जगह 1 रख दो और y की जगह आप 9 रख दो, और बात एकदम सही है। 1 प्लस 9 करके 10 आ जाता है, 10 आ जाता है। मैं लिख देता हूं x की जगह 2 रख लो और y की जगह 8 रख लो तो भी 10 आएगा। ऐसे मैंने कह दिया भैया यहां 4 रख लो वहां 6 रख लो तो भी 10 आएगा जी, तो भी 10 आएगा।
ऐसे मैंने कह दिया कि यहाँ पे 11 रख दो और वहाँ माइनस का 1 रख दो, मैंने कह दिया यहाँ 20 रख लो, वहाँ माइनस का 10 रख लो, मैंने कह दिया यहाँ 5 रख लियो, वहाँ पे 5 रख लियो भाई, ऐसे कुछ भी कर लो। मैंने कहा भैया x की जगह 0 रख लो, y की जगह 10 रख लो, मैंने कहा x की जगह 10 रख लो और y की जगह 0 रख लो। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट्स। और होता क्या है, ग्राफ पेपर पे बेटा अगर आप इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करो ना तो 0,10 यहाँ कहीं होगा और वो 10,0 बेटा ये आपका यहाँ कहीं आ जाएगा 10,0। तो इनको ज्वाइन करने से क्या बनती है, एक लाइन बनती है। तो अगर कभी भी पूछे कि जो हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। ये किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया करती है बेटा, किसी भी स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट किया करती है। अब जैसे मैंने कहा ना कि 0,10 वो ये रहा, 10,0 वो ये रहा भाई, मैंने कहा 1,9 1,9 यहाँ कहीं होगा, 2,8 आगे कहीं होगा, तुम यहाँ कुछ भी पॉइंट सोच लो, 4,6 वो इधर कहीं होगा, 4,6 ये इधर कहीं होगा, ऐसी 11,-1 ये लो भैया यहाँ कहीं होगा तुम्हारा 11,-1। ये सब पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर हैं, इस लाइन के ऊपर हैं। कभी भी पूछे कि अगर कभी कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी हो, अगर कभी कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी हो, लीनियर इक्वेशन इस टाइप की, तो मैं क्या बोलूंगा कि हाउ मेनी सॉल्यूशन डज इट हैव, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो मैं बोल दूंगा इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जैसे आपने यहाँ पे x की एक वैल्यू निकाली 9/2, यहाँ पर आपने x की एक वैल्यू निकाली 15, यहाँ पर आपने x की एक वैल्यू निकाली 5/4। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूँ कि बता भाई इसमें तो x और y की कितनी वैल्यूज निकाल सकता है बच्चा, तो आप बोलेंगे सर x और y की तो यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज निकल रही हैं, 10 तो आपने हमारे सामने लिख डाली हैं, ऐसे तो कितनी वैल्यूज होंगी इसकी, हाँ बिल्कुल इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। लेकिन बच्चे अगर मैं आपको दे दूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर लीनियर इक्वेशन का अगर हमें एक पेयर दे दे, पेयर समझते बेटा हम लोग, पेयर अगर दे दिया जाए कि एक पेयर है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और एक पेयर है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो पेयर बेटा हमारे पास आ जाते हैं, ये दो पेयर हमारे पास आ गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हाउ टू फाइंड कॉमन सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड कॉमन सॉल्यूशन। मुझे अब ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जो उसे भी सेटिस्फाई करे और नीचे वाले को भी सेटिस्फाई करे, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखना जरा, एक बार एग्जांपल देखना बेटा, मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि x और y को प्लस करके, x में y को प्लस करके 8 आता है, बट x में से y को माइनस करके 4 आता है। बताओ x कितना है और y कितना है। तो अब जरा समझना, इस वाली इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो इसके देखो कई सारे सॉल्यूशन है। मैं x की जगह 1 रख दूं, y की जगह 7 रख दूं, है 1 + 7 8 आ जाएगा। मैं x की जगह मैं यहाँ पे लेट्स से मैं 3 रख दूं और y की जगह 5 रख दूं, मैं यहाँ पे 4 रख दूं, उधर भी 4 रख दूं, यहाँ में 5 रख दूं, वहाँ पे 3 रख दूं, यहाँ में 6 रख दूं, वहाँ पे 2 रख दूं, यहाँ में 7 रख दूं, वहाँ पे 1 रख दूं। ये सब सॉल्यूशंस हैं इसके राइट। लेकिन अगर इसकी बात करी जाए, x में से y माइनस करके 4 आना चाहिए, तो क्या 1,7 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या 1 में से 7 माइनस करके 4 आता है? आप बोलेंगे नो सर। 3 में से 5 माइनस करके 4 आता है? आप बोलेंगे नो सर। 4 में से 4 माइनस करके 4 आता है? आप बोलेंगे नो सर। ऐसे 5,3 x की जगह 5 y की जगह 3, 5 माइनस 3 4 आता है? आप बोलेंगे नो सर। हाँ 6 माइनस 2, क्या 6 में से 2 माइनस करके 4 आता है? आप बोलेंगे यस सर। दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन।
7,1 is not going to satisfy this equation. This 6,2 is the only point which will satisfy these two equations. ये 6,2 ही इसका एकमात्र यहाँ पे क्या है, राइट आंसर होगा. तो यहाँ तो मैंने अभी आपके सामने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ सोचते रहो, कोई तो पॉइंट ऐसा मिल ही जाएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा. बट एक्चुअल में बेटा हमारे पास ना एक मेथड है, methods for solving pair of linear equation. क्या क्या मेथड है? क्लास 10th में हमने देखो क्या क्या मेथड पढ़े थे, ये सब बेटा हम आपको याद दिला रहे हैं. एक हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड. मेन ये दो पढ़े थे आप लोगों ने. आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस से डिलीट हो गया था. एक ग्राफिकल मेथड भी था, बट ऑब्वियसली एग्जाम में हम ग्राफ बनाने तो नहीं बैठ रहे यार, ग्राफ बनाने हम नहीं बैठ रहे. बाकी मैं अपने स्टूडेंट्स को ना एक क्रेमर्स रूल भी सिखाया करता हूँ. क्रेमर्स रूल, एक क्रेमर्स रूल नाम की चीज भी बेटा मैं अपने बच्चों को सिखाया करता हूँ. तो एक बार ना इसकी चर्चा करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एलिमिनेशन में क्या होता है और क्रेमर्स रूल में क्या होता है. एक बार इन तीनों चीजों की बातें बेटा मैं आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे करना चाहूंगा. बच्चे देखिएगा, मैंने अभी एग्जांपल क्या लिया था कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, और हमसे बोलते हैं सॉल्व टू इक्वेशंस. ये हमसे बोल देता है कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है. फिर मैं एक अच्छी बात आप लोगों को अभी बताऊंगा फिलहाल, लेकिन पहले सीखना ठीक है. पुरानी बातें पहले पढ़ रखी, याद आएगा आप लोगों को. सॉल्व टू इक्वेशंस हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, जो एक बार समझेंगे, देखेंगे एक बार है. पहले प्रॉपर कंप्लीट क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो एक बार देखते हैं, फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर करना, वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी फिर यार, है ना. देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है ना कि इन दो इक्वेशन में से ना सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट, सबसे पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट एनी इक्वेशन. दोनों में से किसी भी इक्वेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं. यू हैव टू सेलेक्ट वन इक्वेशन आउट ऑफ दिस टू. तो इन दोनों में से कौन सा तुम्हें ठीक लग रहा है जिसको सेलेक्ट करना चाहिए. मैंने 2 को सेलेक्ट कर लिया, कि लेट्स से x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है. मैंने इक्वेशन 2 को सेलेक्ट किया, आप चाहो तो इक्वेशन 1 को भी सेलेक्ट कर सकते थे. अब क्या करना है, x और y में से ना किसी एक चीज की वैल्यू आपको निकालनी है. x की वैल्यू निकालोगे y के टर्म्स में, y की वैल्यू निकालोगे x के टर्म्स में. मैंने कहा कि काम करते हैं, इस x की वैल्यू निकालते हैं. x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि x को तो यहीं रहने दो, बाकी सब कुछ राइट में ट्रांसफर कर दो. तो मैंने कहा माइनस वाई को राइट में ट्रांसफर कर दो तो वो 4 प्लस वाई हो जाएगा. माइनस वाई को राइट में ट्रांसफर कर दो तो वो 4 प्लस वाई हो जाएगा. नाउ x की वैल्यू मिल गई. आप ऐसे ही अगर y की वैल्यू निकालना चाहते तो कैसे निकालते, आप बोलते हैं माइनस वाई को यहीं रहने दो और उस x को राइट में भेज दो. पर ये माइनस वाई है, मैंने कहा माइनस को भी हटाओ, तो आप बोलेंगे माइनस को अगर मैं राइट में ट्रांसफर करूंगा तो वो -4 और वो प्लस का x हो जाएगा. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. तो आपकी मर्जी है x और y में से किसी एक की वैल्यू बट आप लोगों को निकालनी है. देन उसके बाद का स्टेप क्या है, ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है ये कहां से निकाली, यूजिंग इक्वेशन 2. ये वैल्यू आपने निकाली इक्वेशन 2 से. अगर ये इक्वेशन 2 से निकाला ना बेटा, इस x की वैल्यू को मैंने निकाला इक्वेशन 2 से, तो आप एक काम करो, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो. इसे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो. इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8. तो देखो x की वैल्यू क्या निकली है, x की वैल्यू क्या निकली है 4 प्लस वाई. तो मैं क्या बोलूंगा, इस x की जगह पर लिख दो 4 प्लस वाई. राइट में क्या रहेगा y, राइट साइड में क्या है 8. 4 x की जगह पे 4 प्लस वाई, वो y अपनी जगह पे वैसे ही आएगा, वो 8 अपनी जगह पे वैसे ही आएगा. और आप देखेंगे ये बन जाएगा 4 प्लस 2y, राइट साइड में रहेगा 8. 2y की वैल्यू 8 में से माइनस कर लो 4, 2y की वैल्यू बन जाएगा 4 और यहां से मेरे y की वैल्यू आ जाएगी 2.
कुछ इस प्रकार से बेटा हम इसको किया करते थे, ये याद आया होगा आप लोगों को। तो जो y की वैल्यू निकल गई 2। नाउ उसके बाद क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। वो जो y की वैल्यू 2 निकली है ना, अब उसको या तो यहां पुट कर लो, यहां पुट कर लो, या फिर यहां पुट कर लो, जहां आपको ठीक लग रहा है वहां पे आप उसको पुट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पास था x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, और y की वैल्यू हमने निकाल रखी है 2, तो मेरे x की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 2 4, और वही बेटा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी था। ये है बेटा हमारा, ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हालांकि मैं इस मेथड को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूं, बट ये भी एक मेथड है यार। ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बेटा मैं आपको दिखाऊंगा एलिमिनेशन मेथड, जिससे हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। पिछले वाले मेथड को हिंदी में बोलते थे प्रतिस्थापन विधि, और इससे बोलते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो देखिएगा मैं क्वेश्चन लिखता हूं 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 11। अब कह रहा है बताओ x कितना है और y कितना है। ये है हमारी इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 2। ये मजेदार मेथड बेटा आप लोगों को लगेगा, ये भी आप लोगों को याद आएगा। ये मजेदार मेथड बेटा, ये भी आप लोगों को लगेगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या है बेटा, हिंदी में जैसे मैंने बोला विलोपन विधि, विलुप्त कर देना, विलुप्त। जैसे 11th 12th में हमारे बहुत से स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स विलुप्त हो गई थी, एलिमिनेट हो गई थी, है ना। वो बात अलग है कि फाउंडेशन में दोबारा उसने फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री फिर मार ली है, बट जो भी है, तो हमें x और y में से ना किसी एक वेरिएबल को विलुप्त करना है, एलिमिनेट करना है, हटा देना है भाई, हटा देना है, और किसी एक ही वेरिएबल को यहां पर हमें रखना है। अब आपको क्या पसंद है, x पसंद है या आपको y पसंद है बोलेगा। तो यहां पे बच्चे कहते सर हमें x पसंद है। ठीक है, आपको x पसंद है, हमको x पसंद नहीं है, हमें y पसंद है जी। तो हमने कहा एक काम करो, x को हटा दो यहां से। फिर इनके मन से नहीं सर x को मत हटाओ, y को हटाओ। चलो ठीक है यार, y को हटा दो यहां से, तो मैं x पसंद है, तो y को यहां से हटा देते हैं। कैसे हटाएं, तरीका देखना, ये नहीं कहता काट दिया, ऐसे मत कर देना। तरीका देखिए क्या रहेगा। इस y का कॉफिशिएंट क्या है बाबू, इस y का कॉफिशिएंट 5 है और उस y का कॉफिशिएंट 2 है। तो क्या करो ना, इस ऊपर वाले कंप्लीट इक्वेशन की मल्टीप्लाई 5 से कर दो। इस y का कॉफिशिएंट 5 है, उस पूरी ऊपर वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई 5 से कर दो। उस y का कॉफिशिएंट 2 है, इस पूरे कंप्लीट नीचे वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो। देखो ये क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 12 पंजे 60, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी, तो क्या बनेगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22। 2 इक्वेशन आ गई। अब आप एक चीज देखेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में ये 10y दोनों सेम सेम हो गए, दोनों सेम सेम हो गए, सेम सेम हो गए। तो अब आप एक काम करो, अगर सेम सेम हो गए तो मुझे 10 से 10 काटना है, बट ऐसे तो कैंसिल हो ही नहीं रहा, ये तो 10 और 10 20 हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा। तो मैं बोलूंगा भैया एक काम करो तुम लोग, आप ना इस नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, वो प्लस का 6 को माइनस 6 कर दो, प्लस का 10 को माइनस का 10 कर दो, प्लस के 22 को माइनस का 22 कर दो, और अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 6 माइनस किया ये आपका 9x बन जाएगा, और 60 से 22 बेटा आप लोगों ने यहाँ से माइनस किया, कितना बनेगा यार, ये 19 बनेगा, और ये आपका यहाँ पे 38 हो जाएगा, 38, और यहाँ से आपके x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू बेटा आपको 2 मिल चुकी है। इस x की वैल्यू 2 को ना अब आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, काम बन जाएगा। जैसे 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू आपने निकाली है 2, y की जगह है तो मुझे पता ही नहीं क्या रखना है, और ये बन जाएगा 10 बराबर 2y, और 2y की वैल्यू 12 में से 10 माइनस करेंगे 2, और मेरे y की वैल्यू आ जाएगी 1। ये y बेटा मेरा यहाँ पे 1 बन जाता है बच्चे। तो इतना भी ये मामला क्लियर है।
तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा और एलिमिनेशन मेथड देखा। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा एक नया मेथड, क्रेमर्स रूल। एक और मेथड के बारे में बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे, जिसका नाम है क्रेमर्स रूल। अब इसमें क्या होता है वो मैं आपको भी समझाता हूँ, बट क्रेमर्स रूल समझने के लिए उसके पहले ना हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एक डिटर्मिनेंट नाम की चीज़ का। ये जो डिटर्मिनेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट है, ये क्लास 12th की मैथमेटिक्स में बच्चे पढ़ते हैं, और सीए फाउंडेशन के एग्जाम में भी पहले ये डिटर्मिनेंट सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, बट फिलहाल ये डिटर्मिनेंट सिलेबस का पार्ट सीए फाउंडेशन में नहीं है, बट एक टाइम पे हुआ करता था। बट हाँ, ग्रेजुएशन में बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स वगैरह में आप ये डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए कभी भी इस प्रकार से कुछ नंबर अगर आपके सामने लिखे हुए हैं इस तरीके से, तो इसको सॉल्व करना है और इसका एक आंसर निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो वो कैसे निकालते हैं, इसका तरीका होता है कि 3 की मल्टीप्लाई 6 से करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई करो 5 के साथ और बीच में माइनस लगा दो। तो 6 3 18 माइनस 5, ये 13 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। उसी प्रकार से अगर मान लो मैं लिखता हूँ 7 माइनस 1 2 एंड माइनस 8, मैंने कहा कि इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। तो तरीका वही है कि 7 की मल्टीप्लाई आपको करनी है -1 के साथ, -8 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 2 के साथ, बीच में आपको लगा देना है माइनस। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस और 8 दूनी 16, 16 में से 7 के तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये डिटरमिनेंट नाम की चीज़ हम लोग सॉल्व यहाँ पर किया करते हैं। अब देखिए जब मैं आपको क्रेमर्स रूल बताऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, इधर भी 2 इक्वेशन होंगी हमारे सामने कि जैसे मैं बोल देता 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11 एंड 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 9, और आपसे बोलता है कि सॉल्व करो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, यानी कि मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने का एक तरीका है बेटा, आपको करना क्या है, एक d नाम की चीज़ निकालनी है, एक d1 नाम की चीज़ निकालनी है और एक d2 नाम की चीज़ निकालनी है। अब ये d, d1, d2 क्या है जरा समझना। देखिए डिटरमिनेंट बनाना है, आपको बनाना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के अंदर क्या लिखना है जरा देखिएगा, यहाँ x के साथ 3 है और y के साथ 5 है, तो 3 और 5 को आप लिख लीजिए। यहाँ x के साथ 4 है और y के साथ कुछ नहीं है, यानी कि 1 होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 और 1। एक डिटरमिनेंट ये बना दो, कैसे बनाया, 3 4 को लिखा 3 4 लिख दिया, 5 और 1 को लिखा 5 और 1 लिख दिया, जो x और y के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो हमने लिख डाले, तो 3 4 ने ऐसे लिख दिया, 5 1 वो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर एक d1 नाम का कॉलम, d1 नाम का एक डिटरमिनेंट आपको बनाना है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, ये जो 3 और 4 है ना बेटा, 3 और 4 इसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा किसको, 11 एंड 9 को। वो 5 और 1 अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगे, 5 और 1 अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगे, 3 और 4 को रिप्लेस कर देंगे 11 और 9 की जगह पे, ये आ गया। फिर एक d2 नाम का डिटरमिनेंट बनाना है, जिसमें क्या होगा, 3 और 4 तो अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगे, बट 5 और 1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 11 और 9 से। तो ये आपका d2 नाम का एक डिटरमिनेंट यहाँ पर बन जाता है। अब इसको सॉल्व करना बेटा, मैंने आपको सिखाया कि 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, बीच में लगाना है माइनस, तो आपका बनेगा -17। ऐसी 11 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 9 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, ये आपका बनेगा माइनस में 34। ऐसे ही 9 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 11 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, ये आपका बनेगा माइनस में 17। जैसे ये d1 और d2 आ जाते हैं बेटा, तो याद रखिएगा x का जो वैल्यू होता है वो d1 अपॉन में d होता है और y का वैल्यू d2 के अपॉन में d होता है। और आप इनको यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, d1 अपॉन में d, -34 को डिवाइड करना है -17 से, -17 को डिवाइड करना है -17 से, एंड 2 एंड 1 आपके इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर आ जाते हैं। तो ये भी एक मेथड चला करता है जिसके जरिए हम x और y की वैल्यूज फाइंड किया करते हैं। तो ये डिटरमिनेंट मेथड हमने यहाँ पे इसको कहा है, जिसे क्रेमर्स रूल के नाम से जाना जाता है। तो ये तमाम चीज़ें थी बेटा कि कैसे कैसे हमारे सामने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। और ये होता है, तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है।
ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एग्जाम में कई बार बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि अच्छी बात क्या है कि आप चाहो तो इस दो इक्वेशंस को, क्या क्या हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, आप चाहो तो इन्हें क्रेमर्स रूल से कर लो, आप चाहो तो इन्हें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से कर लो, बट मैं कहता हूँ कि सीए फाउंडेशन एग्जाम में ना बेटा अच्छी बात क्या होती है कि हमें ऑप्शंस भी दे रखे होते हैं, हम ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो ऑप्शंस दे रखे हैं, चलो उनको यहाँ पुट करके देखो, अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ और y की जगह -1 रख दूँ तो 3 - 4 ये -1 बनेगा, तो यानी कि ये मेरा आंसर नहीं है। ऐसे में 1 को यहाँ पुट करके देखूँ कि 3x की जगह 1, 4y की जगह भी 1, तो 7 आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जरा चेक करो क्या ये पॉइंट उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, x की जगह 1, y की जगह 1, तो आप देखेंगे कि यस 3 आ रहा है। तो यानी कि अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑप्शंस के थ्रू ही बेटा आपका राइट आंसर यहाँ पर ये निकल जाता है यार। तो ये है हमारा, ये है भाई हमारा चॉइसेस जो दे रखे उनके थ्रू करने का मेथड, ऑप्शन के थ्रू करने का मेथड। और इस चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे ना बेटा वो ऑप्शंस के थ्रू ही होंगे। जैसे एक ये क्वेश्चन देख लीजिए कि हमें दे रखा है x के अपॉन में p प्लस y के अपॉन में q इक्वल्स टू 2, और अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने बैठोगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से तो वहाँ आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा यार। तो मैं कहूँगा कि भैया जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं उसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x की जगह p रख लेते हैं, y की जगह q रख लेते हैं, p बाई पी क्यू बाई क्यू 1 + 1, और आप देखेंगे ये 2 आ गया। तो ये पॉइंट पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब जरा देखते हैं क्या ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो आप देखेंगे कि अगर x की जगह p रख दें और y की जगह q रख दें तो यस p + q बन जाएगा, और आप बोलेंगे कि यस सर ये हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है, कि इसका राइट आंसर यहाँ पे बन जाया करता है भाई। तो ऑप्शन से हमने किया, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। जैसे ये हुआ, ऐसे ही अगर हमारे पास 3 वेरिएबल आ जाएं, x भी है, y भी है, z भी है, तो मैं ऑप्शन से ही करूँगा बेटा, मैं ऑप्शन के थ्रू ही करूँगा। देखो पहला क्या है हमारे पास, x अपॉन में 4, y अपॉन में 3, z अपॉन में 2। तो x की जगह मैं 4 रखता हूँ, 4/4, y की जगह मैं 3 रखता हूँ, z की जगह मैं 2 रखता हूँ। तो आप देखेंगे 1, 1 और 1, तो ये इस कंडीशन, ये पॉइंट है वो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। 8y + 5z, ये मेरा आंसर 62 आना चाहिए। तो x की जगह रखना है 4, y की जगह रखना है 3 और z की जगह रखना है 2। 28, 8 3 24, 5 दूनी 10, 28 और 34, 8 और 8 4 12 और 3 3 6 62, 62 हमारा इस क्वेश्चन का ये भी आंसर आ गया, यानी कि ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा यार। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखो अब ना वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं हमारे पास, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। वर्ड प्रॉब्लम अगर आ रही है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कई बार हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं ना उसके थ्रू ही आंसर निकल जाता है। जरा देखिएगा कैसे, क्या बोला गया, कह रहा मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो। इनकम किस रेशियो में है, इनकम है 4 और 5 के रेशियो में। अच्छा, और देयर मंथली एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस किस रेशियो में है बेटा, एक्सपेंसेस दे रखे हैं 7 और 9 के रेशियो में। 7 और 9 का रेशियो यहाँ पर दे रखा है। सेविंग भी दे दी, सेविंग कितनी है, हर बंदा 50 रुपये बचा रहा है, 50 रुपये बचा रहा है। तो अब अगर सॉल्व करने बैठोगे, जैसे पूछा गया इसने फाइंड देयर मंथली इनकम, मंथली इनकम निकालो। तो देखो अगर सॉल्व करने बैठोगे तो इनकम इसकी 4x और 5x हो जाएगी, एक्सपेंसेस 7y एंड 9y हो जाएंगे। ये मैंने रेशियो में बताया था कि x लगा लेते हैं। तो पहले की इनकम में से पहले के एक्सपेंसेस को माइनस कर लो तो सेविंग आ जाएगी, दूसरे की इनकम में से दूसरे के एक्सपेंसेस को माइनस कर लो तो सेविंग आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, 4x और 5x आपकी इनकम आ जाएगी। बट ये तो हो गया लंबा मेथड। हम ना ऑप्शंस के थ्रू करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें मंथली इनकम चाहिए। मुझे एक बात बताओ, मंथली इनकम का रेशियो मुझे मालूम है, दिस रेशियो इज 4:5। तो जरा चेक करो क्या इसमें 4 और 5 का रेशियो बन रहा है। देखो जरा 350 और 550 में तो वो रेशियो बन ही नहीं रहा भाई।
ये तो रेशियो बन ही नहीं रहा, ये 5 7 35 और 5 × 11 711 का रेशियो बन रहा है, तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता है। 300 और 600 में 1 और 2 का रेशियो बन रहा है, ये राइट आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 5 और 4 का रेशियो बन रहा है, ये राइट आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या, बी एकमात्र ऑप्शन बेटा यहाँ पर बचता है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बन जाया करता है। जैसे ये हुआ, जरा एक बार ये देखिएगा क्या बोला गया, कह रहा कि सम ऑफ टू नंबर इज 52, कोई दो नंबर को प्लस करके 52 आया, एंड देयर डिफरेंस इज 2, उनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो डिफरेंस 2 आ गया। तो कह रहा है कि द नंबर सर बताओ वो दो नंबर क्या होंगे। अब एलिमिनेशन लगाना तो लगा लो, बाकी मैं कह रहा हूँ ऑप्शन से कर लो। दोनों नंबर को प्लस करके 52 आना चाहिए, 17 और 15 को प्लस करके 52 नहीं आता, 12 और 10 को प्लस करके 52 नहीं आता, 27 और 25 को प्लस करके 52 आता है, 52 आता है, और 27 में से 25 माइनस कर लोगे तो 2 भी आता है। तो यस, ये सी हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर इधर ये बन जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से भाई लोग आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे सामने ये वर्ड प्रॉब्लम रहती हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। किसी रेक्टेंगल की बात हो रही है जिसका जो डायगोनल है वो 5 सेंटीमीटर का है। कह रहा कि वन ऑफ इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर, कह रहा कि इसकी जो एक साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है। अच्छा, कह रहे बताओ इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होना चाहिए। तो एरिया निकालना भैया, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई मुझे मालूम है 4 सेंटीमीटर, मुझे चौड़ाई नहीं मालूम, ये चौड़ाई नहीं मालूम, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना बेटा, क्योंकि 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का स्क्वायर, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को प्लस कर दें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बन जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर बन जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मुझे नहीं मालूम, डी मेरे लिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस 16 यानी कि 9, और बी मेरे लिए यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई है 4, चौड़ाई है 3, और 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बी हमारे इस क्वेश्चन का इधर राइट आंसर बन जाएगा। जैसे ये हुआ है भाई, ऐसी जरा देखिएगा, कह रहा कि डिवाइड करो 56 को इंटू 2 पार्ट्स, 56 के 2 टुकड़े करने हैं सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाय 48। अब देखिए सॉल्व करने बैठे तो क्या होगा, कह रहा है डिवाइड करो 50, देखो पहले तो स्टेटमेंट को समझना कि स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है, इस बात को देखिएगा। स्टेटमेंट, इसकी ना लैंग्वेज समझ में आनी बहुत जरूरी है यार, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट के थ्रू अगर मैं अगर इक्वेशन बनाता हूं तो कैसे बनाऊंगा, पहले बोलते हैं कि डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स, 56 के 2 टुकड़े करने हैं। पहला टुकड़ा मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 56 माइनस एक्स, एक्स माइनस 56 मत कर देना, 56 माइनस एक्स होगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट का क्या करना है 3 टाइम्स करना है, और 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, उस सेकेंड पार्ट का 1/3 करना है, 1/3 करना है। तो क्या बोल दिया 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड करता है 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट को बाय 48, 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट एक्सीड करता है 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट को बाय 48, यानी कि ये चीज बड़ी है उससे, ये चीज बड़ी है उससे। कितना बड़ी है, कितना बड़ी है जी, कितना बड़ी है, आप बोलेंगे 48, दिस वैल्यू एक्सीड्स दिस बाय 48, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो 48 का, एक्सीड करने का मतलब कि उनके बीच का डिफरेंस। मैं जैसे कहूं कि मेरी एज 31 है, आपकी एज अभी यहाँ पे 17 है, तो मैं आपको एक्सीड करता हूं बाय हाउ मच, आप बोलेंगे बाय 14 ईयर्स। मैंने बोला मेरे पास 500 रुपीज है, आपने बोला सर हमारे पास तो 800 रुपीज है, तो आप मुझे एक्सीड करते हो कितने रुपए से 300 रुपए से, तो डिफरेंस कितने का आ गया 300 का। तो ये सिस्टम बेटा आपका यहां पर कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहां पर ऐसे करेंगे तो भाई ये आपको सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां सॉल्व करके इसको आपको x की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी, इसको सॉल्व करना और यहां से x निकालना है और आपको x मिल जाएगा। बट अगर मैं ऑप्शन से करूं, ऑप्शन से बड़ा अगर मैं करता हूं तो पहला ऑप्शन क्या है
20 और 36, 20 और 36। तो पहले पार्ट का करना है 3 टाइम्स, तो 20 का 3 टाइम्स होता है 60। फिर दूसरे पार्ट का करना है 1/3, 1/3, 3 से डिवाइड करना है। 36 को 3 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 12, डिफरेंस निकालो, 48 आ गया। दिस इज द राइट आंसर, 20 और 36। और 20 को चाहे तो आप यहां रख के देख लो, 20 3 60, 56 से 20 के 36/3 12, एंड यस 48 आ रहा है। दिस ए इज द राइट आंसर। तो देख सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू भी बन रहा है, और प्रॉपर इक्वेशन बनाओ तो वैसे भी आपके क्वेश्चन बन जाता है भाई। ऐसे ही इस क्वेश्चन को पढ़ना बड़ा ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से, और टाइम स्टैम्प के साथ कि किस टाइम पर ये क्वेश्चन आया है। अपने आंसर को कमेंट करना कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। सो यहां पर गाइस हमारा लीनियर इक्वेशन का फंडा हो जाता है ओवर, यहां पर हमारा लीनियर इक्वेशन का फंडा हो जाता है ओवर। और अब मैं यहां पे शुरू करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हमें देखने को मिलता है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले देखिएगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो होती है 2। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या बेटा, यहां पे ये देखने को मिलती है 2। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें देखने को मिलती है वो है a x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमें दो डिग्री वाली, डिग्री 2 वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई है। डिग्री 2 मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे बना दी। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, हालांकि कंडीशन क्या है कि ये जो a है ना, ये a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि अगर ये a ही 0 बन गया तो ये x² गायब हो जाएगा, तब एक क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तब ये लीनियर हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये a 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं कोई लीनियर इक्वेशन लिखता था लाइक 2x - 4 = 0, तो सॉल्व करके x की कितनी वैल्यू निकलती थी? इसको सॉल्व करो तो x की कितनी वैल्यू निकलेगी? तो आप बोलेंगे x की एक ही वैल्यू निकलेगी, दैट इज 2। x की एक ही वैल्यू निकलेगी। बट गाइस, जब कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करते हैं, तो यहां पर एक नहीं, मैक्सिमम 2 वैल्यूज निकल सकती हैं। when this quadratic equation will be solved, we may get 2 values of x, अल्फा एंड बीटा। हमें x की 2 वैल्यूज मिल सकती हैं, अल्फा एंड बीटा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम 2 रूट्स, जीरोस भी बोलते हैं और सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा नाम की 2 वैल्यूज बेटा हमारी यहां पे निकला करती हैं। अल्फा और बीटा की खास बात क्या है कि उस अल्फा को अगर मैं इस x की जगह पे रख दूं, a अल्फा का स्क्वायर b अल्फा प्लस c, x की जगह अगर मैं अल्फा रख दूं तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह पे बीटा रख दूं, a बीटा का स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये 0 बन जाएगा। बट क्वेश्चन अब ये आता है कि सर हम इस अल्फा और बीटा की वैल्यूज को फाइंड करेंगे कैसे? हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज को फाइंड करेंगे कैसे? हाउ टू मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बड़ा गंदा लिख दिया मैंने यार, मेथड्स फॉर
सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो देखिए बेटा, एक हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। और दूसरा बेटा एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये मेथड भी आपने पढ़ा हुआ है पहले और ये मेथड भी आपने कर रखा है। मैं बस आपको याद दिला रहा हूं कि आपने क्या पढ़ा है ना। एक बार याद करते हैं कि फैक्टराइजेशन में क्या होता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है। देखिए, जब हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की जब भी हम बात करेंगे, तो आपको बेटा आपको इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को दे सकता है जी। कुछ भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पे दे देगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लोगों को दे रखी है ना यार, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a का वैल्यू 2 है, x² के साथ a होता है, x² के साथ 2 है, x के साथ b होता है बेटा, तो यहाँ x के साथ 7 है, b का वैल्यू 7। कांस्टेंट पार्ट हमारा c है, कांस्टेंट पार्ट c का वैल्यू बेटा यहाँ पे ये माइनस का 9 बन जाएगा, माइनस में 9। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, फाइंड करो a इंटू सी। सबसे पहला काम क्या है, फाइंड कीजिए a इंटू सी। a और c की मल्टीप्लाई करनी, ये काम आप अपने माइंड में कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यानी कि आपने 2 की मल्टीप्लाई करी 9 के साथ, 2 माइनस को इग्नोर मार लो थोड़ी देर, 2 की मल्टीप्लाई करनी है 9 के साथ, तो ये आपका क्या बनेगा, 18 बनेगा, ये आपका 18 बन जाएगा। ये 18 बन गया, देन क्या करना है, फाइंड 2 फैक्टर्स ऑफ 18, find 2 factors of 18 whose sum or difference is equals to b। बेटा 18 के ना 2 फैक्टर फाइंड करने हैं, जिन्हें प्लस करके या माइनस करके क्या बनता हो, b बनता हो। दिस इज b। मतलब क्या है इसका जरा देखना, जैसे 18 है, 18 कैसे कैसे बनता है, 18 कैसे कैसे बन सकता है, 1 इंटू 18 करके भी बनता है, 2 इंटू 9 करके भी बनता है, 3 इंटू 6 करके भी बनता है, फिर 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, फिर 6 इंटू 3 यही आएगा, फिर 9 इंटू 2, फिर 18 इंटू 1। तो ये कुछ पॉसिबल पेयर्स बेटा मैंने आपके सामने रखे हैं, 18 के फैक्टर्स बेटा मैंने आपके सामने रखे हैं। तो 1 और 18 एक पेयर ये बन जाएगा, 2 और 9 एक पेयर बन जाएगा, 3 और 6 एक पेयर बन जाएगा। आपको ऐसा पेयर सोचना है जिन्हें प्लस करके या माइनस करके b बन जाए। जैसे b है 7, क्या 1 और 18 को प्लस करके 7 बनेगा, आप बोलेंगे नहीं। क्या 1 और 18 का डिफरेंस 7 है, आप बोलेंगे नहीं, तो ये नहीं लेंगे। क्या 2 और 9 को प्लस करके 7 आता है, आप बोलेंगे नहीं। क्या 2 और 9 का डिफरेंस माइनस करके 7 आता है, आप बोलेंगे यस आता है। 2 और 9 को माइनस करके 7 आता है। तो वही काम बेटा हम लोग यहाँ पे कर देंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। 3 और 6 को प्लस करके 9 आता है, हमें तो 7 चाहिए। 3 और 6 का डिफरेंस 3 होता है, तो हमें तो 7 चाहिए, तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तरीका बेटा आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, 2x² है उसे लिखूंगा, मैं माइनस के 9 को भी लिखूंगा, बट जो काम जो अनोखा आपको करना है वो काम क्या है, ये जो 7x है, 7 को बेटा आपने 9 और 2 के टर्म्स में ब्रेक करना है। प्लस का 7 है, तो क्या मैं इसको 9x माइनस का 2x लिख सकता हूं, 9 माइनस 2 कर देंगे,
9 माइनस 2 कर देंगे तो 7 ही तो आएगा। मिडिल टर्म को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। यही है जी हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। जो 7x है, 7 को लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हो ना, लिखने के लिए 10 माइनस 3 लिख लो, 9 माइनस 2 लिख लो, 8 माइनस 1 लिख लो, 5 प्लस 2 लिख लो। बट मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 9 माइनस 2। क्यों? क्योंकि मुझे उस 18 को भी ध्यान में रखना था। वो जो 7 को मैं ब्रेक करूंगा, वो जो दो नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करके b भी बनना चाहिए ना, ये 18 भी बनना चाहिए। तो 2 और 9 को मल्टीप्लाई करके 18 बन रहा है, और 9 और 2 के बीच का डिफरेंस 7 भी आ रहा है। तो इसलिए मैंने 7 को ब्रेक किया किस पे? 9 माइनस 2 में। ये करके देखो क्या होता है। ये जो 2x स्क्वायर प्लस 9x है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 9x, इसमें आप देखेंगे x कॉमन आ जाएगा तो बनेगा 2x प्लस 9। यहाँ आप देखेंगे -1 कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा 2x प्लस 9। तो ये 2x प्लस 9, 2x प्लस 9, ये दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आ जाती है। तो 2x प्लस 9 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार आप इस 2x प्लस 9 को 0 रखते थे तो x की वैल्यू बनती थी माइनस में 9/2। फिर एक बार आप इस x माइनस 1 को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आपकी बनती है 1। तो आप देख सकते हैं x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू है -9/2 और एक वैल्यू है 1। तो इसमें से एक को आप अल्फ़ा नाम दे सकते हैं और दूसरे को आप बीटा नाम दे सकते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ। मैंने कहा 3x स्क्वायर ये आ गया बेटा हमारे पास। कह रहा है कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है सॉल्व करो इसको, कह रहा है इसको सॉल्व करो भाई। सॉल्व करके क्या आएगा? तो मैं देखूंगा कि a मेरे पास 3 है, a का वैल्यू मेरे पास 3 है, b का वैल्यू मेरे पास 14 है और c का वैल्यू मेरे पास 11 है। तो सारा काम माइंड में करना है। सबसे पहला काम क्या है? फाइंड करो a इंटू सी, a इंटू सी। तो a और c की मल्टीप्लाई करनी है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है, 3 और 11 की मल्टीप्लाई करनी है, क्या बनेगा? 33 बनेगा। अब 33 बन गया। अब क्या करना है? उस AC, वो जो AC निकला है उसके ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं जिन्हें प्लस करके या माइनस करके B बन जाता हो B। अब B क्या चीज़ है? B हमारे पास 14 है, 14। B हमारे पास 14 है बेटा। तो 33 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 1 इंटू 33 होता है, 2 से वो जाएगा नहीं, 3 से चले जाएगा, 3 इंटू 11 होता है, और 4 5 6 से तो ये जाएगा नहीं, फिर सीधा 11 से ही जाएगा। तो दो ही पेयर बेटा मैं सोच पा रहा हूँ, 1 इंटू 33 और दूसरा 3 इंटू 11। अब मुझे चाहिए 14। तो इन दोनों को प्लस करके तो 14 नहीं आएगा, ना माइनस करके आएगा। बट देखो 3 और 11 को प्लस करके 14 आ जाएगा। 3 प्लस 11 क्या होता है? 14 बनता है ना। 3 प्लस 11 14 बन जाता है। तो मैं क्या करूँगा? 3x स्क्वायर लिखूँगा, मैं प्लस का 11 भी लिखूँगा। बट ये जो 14x है, 14x, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं उस 14 को 3 और 11 में तोड़ देता हूँ, 3x प्लस 11x में। तो 3x प्लस 11x 14x ही तो आएगा। तो काम बन गया। तो ये अब आप देख सकते हैं इन दोनों में हमारा 3x कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में हमारा 11 कॉमन, बचेगा x प्लस 1। और आप देखेंगे x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 वहाँ भी है, तो x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 3x प्लस 11। 3x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी -1, और यहाँ मतलब ये आपने क्या किया? x प्लस 1 को 0 रखा और x की वैल्यू आ गई -1। और ऐसे ही यहाँ से 3x प्लस 11 को 0 रखोगे तो 3x आपका -11 के इक्वल आएगा और x की वैल्यू -11/3 आ जाएगी यार। तो देख सकते हैं x की दो वैल्यूज बेटा हमारी यहाँ पर बन रही हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूँ, ऐसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूँ कि x स्क्वायर है, x स्क्वायर, और ये हमें दे दिया गया। कह रहे बताओ इसके फैक्टर क्या बनेंगे? वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना है। वीडियो पॉज करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे ध्यान से देखूँ, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं दिख रहा तो यानी 1 है, बी पार्ट मेरा -11 है और कांस्टेंट पार्ट बेटा मेरा 24 है। सबसे पहला काम a इंटू सी, यानी 1 इंटू 24, तो 24 बनेगा। अब 24 के दो टुकड़े माइंड में सोचने जिनको प्लस करके या माइनस करके 11 आ जाता हो, और यहाँ -11 है, ठीक है। तो देखो 24 कैसे आता है? एक तो 1 इंटू 24 करके आता है, 2 इंटू 12 करके आता है, 3 इंटू 8 करके भी आता है,
तो मुझे चाहिए 11, तो 11 देखो आ गया। 24 और 1 को प्लस करके तो 11 नहीं बनेगा, 12 और 2 को प्लस करके 11 नहीं बनेगा, बट 8 और 3 को प्लस करके देखो 8 + 3 क्या होता है 11 होता है ना, तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर को लिख लो, जो 11 है 11, उस 11 को मैं क्या लिख दूंगा यार, बाहर माइनस भी है ना, तो सिर्फ 8 + 3 नहीं, -8 और -3 में बेटा मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि -8x और -3x तब जाके -11x बनेगा। आगे प्लस का 24 = 0, इन दोनों में हमारा x कॉमन, इन दोनों में हमारा माइनस का 3 कॉमन, तो बन जाएगा x - 8, और ये दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आनी चाहिए। तो ये सब पुरानी चीज़ें बेटा जो आप लोगों ने याद कर रखी हैं, पहले पढ़ रखी हैं आप लोगों ने, मैं बस ये याद दिला रहा हूँ कि ऐसे कुछ होता था इसमें, है ना। अब बाकी देखो, जिसको ये मेथड लग रहा है कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है यार, इतना हम सोच नहीं पा रहे, तो टेंशन मत लो बेटा, इतना हम नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मत सोचो। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंतर्गत क्या होता है कि अगर कभी भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a। कह रहा है इस फॉर्मूले को लगा लो बस, कह रहा बस ये फॉर्मूला लगा लो, कह रहा काम बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेम ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, 3x² + 14x + 11, 3x² + 14x + 11। आप कह रहे हो सर हम तो इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं है सर, हमारी आदत ही नहीं रही सर बचपन से ऐसी, तो चिंता मत करो बेटा, ये फॉर्मूला फ्री है, तुम्हारे लिए बनाया बेटा फॉर्मूला फ्री है। मुझसे भी कई बार जब मिड टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन नहीं, जैसे ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, कई बार ये नंबर ना बड़े होते हैं, तो 2 फैक्टर हम सोच ही नहीं पाते कि 2 फैक्टर होंगे क्या, तो उस सिचुएशन में मजबूरी में फिर मुझे भी फिर क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ता है बेटा। तो ये है 3, a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 14, c का वैल्यू है 11। ठीक है, तो x निकालने के लिए गाइस मैं डायरेक्टली इन तीनों को मैं वहां पुट करूंगा, माइनस b की जगह पर बेटा मैं रख दूंगा 14 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, 4, a की जगह 3 और c की जगह 11 अपॉन में बेटा हमारा रहेगा 2a, अपॉन में हमारा रहेगा यहाँ पे 2 × a। ठीक है, 2 × a। अब इतना होता है भाई, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब। -14 प्लस माइनस रूट के अंदर देखो हमारे लिए तो कैलकुलेटर अलाउड है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर है 196, 4 × 3 × 11 और माइनस प्लस कर देंगे 196, तो ये रूट के अंदर आ गया 64 और अपॉन में 2 है यानी कि 6 है। रूट 64 की वैल्यू 8 हो जाएगी, अपॉन में 6 है। अब करना क्या है, एक बार प्लस का साइन लिखना है और एक बार माइनस का साइन लिखना है। तो -14 + 8 माइनस का 6/6 विच इज माइनस का 1 और -22/6 विच इज -11/3। सो आप देख सकते हैं सेम आंसर बेटा हम लोगों को देखने को मिला है, -1 एंड माइनस का 11/3। ये है भाई हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये है जी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंतर्गत बेटा आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि हमेशा ना x की 2 वैल्यूज हमें देखने को मिल रही हैं, x की हमें 2 वैल्यूज देखने को मिल रही हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा x की हमें 2 ही वैल्यूज देखने को मिले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि x की हमें एक ही वैल्यू देखने को मिल रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं आपके सामने लिखता हूँ x² माइनस में 6x प्लस में 9 = 0, ये आ गया जी हमारे पास। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू 9 है। मैं अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं b² - 4ac अपॉन में 2 है, तो b की जगह -6 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर 4 a × c 1 × 9 अपॉन में 2 × a, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और माइनस में 36 अपॉन में 2। आप देखेंगे 36 - 36 वो 0 हो जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा और आपको यहाँ पे मिल जाएगी x की एक वैल्यू, x की एक ही वैल्यू आ रही है बस।
तो जो x की एक वैल्यू आ रही है ना, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि 3 and 3 दो वैल्यूज x की दो ही हैं, बट दोनों वैल्यू सेम है। पहली वैल्यू 3 और दूसरी वैल्यू भी 3 है। जैसे यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे x की एक वैल्यू आई -1 अल्फा और दूसरी वैल्यू आई -11/3, दिस इज बीटा। अल्फा और बीटा दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर अल्फा भी 3 है और बीटा भी 3 है, तो अल्फा और बीटा दोनों ही यहाँ पे क्या है, सेम है, दोनों के दोनों यहाँ पर सेम है भाई। तो एक ना नियम है बेटा, एक हमारा रूल चलता है डिस्क्रिमिनेंट नाम का, एक डिस्क्रिमिनेंट एक डिस्क्रिमिनेंट नाम की चीज होती है जिसे रिप्रेजेंट करते हैं d के थ्रू, और ये इक्वल्स टू होता है b² - 4ac। ये हमें बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होंगे, अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग होंगे या अल्फा बीटा दोनों सेम होंगे, इसके थ्रू पता चलता है। ये जो d है, ये d होने के लिए ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, होने के लिए जो d है b² - 4ac ये इक्वल्स टू 0 हो सकता है, और होने के लिए बेटा ये जो d है b² - 4ac ये लेस देन 0 भी हो सकता है। इस कंडीशन में गाइस हम बोलते हैं कि जो अल्फा एंड बीटा होंगे आर रियल एंड डिफरेंट, मतलब दोनों डिफरेंट होंगे। इस सिचुएशन में ये बोलता है कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर रियल एंड सेम, दोनों सेम होंगे भाई, सेम होंगे। और इस वाली सिचुएशन में हम बोलेंगे कि अल्फा एंड बीटा आर नॉट रियल, वो रियल नहीं है, जो रियल नहीं वो इमेजिनरी है। अभी इमेजिनरी के ऊपर बड़ा एक अलग से पूरा चैप्टर चला करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास की मैथमेटिक्स में होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट बेटा यहां से हमें पता चलता है, ये डिस्क्रिमिनेंट बताएगा कि रूट्स डिफरेंट हैं या सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे कहता है कि 2x² + 8x - 9 = 0। मुझसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि इसके रूट्स कैसे हैं, क्या रूट्स डिफरेंट हैं, क्या रूट्स सेम हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं, क्या हैं, तो वो आपको ऑप्शंस के थ्रू बताना होगा। तो यहाँ पर देखो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 8 है, c का वैल्यू -9 है। तो मैं पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बजाय मैं डायरेक्टली b² - 4ac सोच लूंगा कि ये कितना है, b² - 4ac, मैं ये वैल्यू निकाल दूंगा। तो b² यानी कि 8 का स्क्वायर -4a और c, 8 का स्क्वायर 64, 4 दूनी 8, 8 दूनी 72, तो 7 4 और 2 6, 7 और 6 13, ये आ गया ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया बेटा, तो हम क्या बोल देंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। और कैसे क्वेश्चन होते हैं, आपसे बोल देगा x² माइनस में kx + 9 = 0 है, कह रहा है कि रूट्स आर रियल एंड सेम, फाइंड वैल्यू ऑफ k। बताओ k का वैल्यू क्या होगा, बताइए जी k का वैल्यू इसमें क्या होगा। तो यहां पर बेटा आप लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग देखेंगे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस में k है और c का वैल्यू इसमें 9 है, और रूट्स कैसे हैं, रियल एंड सेम, रियल एंड सेम। तो इसलिए d किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, b² - 4ac 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी b² जो है वो 4ac के इक्वल आ जाएगा। तो b का स्क्वायर यानी कि -k का स्क्वायर, a है 1, c है 9, तो k² = 36 और k की वैल्यू आ जाएगी +-6, k की वैल्यू आ जाएगी +-6। तो ये कुछ इस प्रकार से बेटा ये यहाँ पे चला करता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड बेटा एक रूल आप लोगों ने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पर एक प्यारी सी बात बेटा मैं आपको और बताऊंगा, देखिए ax² + bx + c = 0 होता है। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा इसके क्या होते हैं, आर
रूट्स। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये अल्फा और बीटा को प्लस करके जिसे क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। याद रखिएगा ये जो वैल्यू होती है ये माइनस में b बाई ए के इक्वल होती है। एंड अल्फा इंटू बीटा जिसे कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहकर बोलते हैं, ये वैल्यू c बाई ए के इक्वल होती है। ये वैल्यू हमारी c बाई ए के इक्वल हुआ करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिख दूं 3x स्क्वायर प्लस 8x, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस में 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपसे पूछ ले कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो आप बोल देंगे फॉर्मूला है हमारा माइनस में b अपॉन में a। अल्फा प्लस बीटा, तो ये a है, वो b है और वो c है, तो माइनस b की जगह पर मैं लिख दूंगा 8 और a की जगह पर मैं लिख दूंगा 3, माइनस में 8/3। अगर पूछ ले अल्फा इंटू बीटा बताओ क्या होगा, तो आप बोल देंगे c के अपॉन में a। c हमारे लिए क्या -9 और a हमारे पास 3, तो माइनस का 9 अपॉन में 3, तो ये माइनस का 3 आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, माइनस में 3। अब तक मैंने पीछे जो भी एग्जाम्पल आपको दिखाए थे, जैसे आप इस वाले एग्जाम्पल को देख लो। अगर मैं बोलूँ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे माइनस का b बाई ए। अब b यहाँ पर 14 है, a यहाँ पे 3 है, और आप इन दोनों को प्लस करके देख लो, -1 और -11/3 को प्लस करके देखोगे तो वो माइनस का 14/3 आएगा। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाई ए। c मेरे लिए 11 है और a मेरे लिए यहाँ पे 3 है, और आप -1 और -11/3 की मल्टीप्लाई करके देख लो, प्लस का 11/3 आएगा। सेम कहानी आपकी यहाँ लग जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला वही माइनस में b बाई ए। तो a है 1 और b है -11, माइनस का 11 और 1, तो देखो प्लस का 11 बन रहा है, और आप देख लो 8 और 3 को प्लस करोगे तो 11 बनेगा। मैं बोल दूँ अल्फा इंटू बीटा बताओ, तो आप बोल दोगे c बाई ए। c आपका 24 है, a आपका 1 है, तो ये आप देख लो 8 और 3 के मल्टीप्लाई करके देख लो वो 24 ही आएगा। तो मतलब कभी भी अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा की जरूरत हो तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के काम कर सकते हो यार, ठीक है। अब देखो इतना होता है ना। यहाँ पर बेटा मैं एक बात आप लोग को और बताना चाहूँगा, अगर मैं पूछूँ कभी कि बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। मैंने कहा कि ठीक है एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को यहीं रहने दो, उस 2 अल्फा बीटा को लेफ्ट में ले आओ, तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, राइट साइड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा। गाइस ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे एक फॉर्मूला और देख लो, कभी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ ले, तो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा। एक ये चीज़ भी बेटा आप लोग याद रखेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि बताओ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। अब तुम इसके फैक्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है। फैक्टर बनाने बैठना एक बार, बताना कमेंट करके क्या फैक्टर आ रहे हैं। इसके इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, इमेजिनरी। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा फाइंड करो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये सब पूछ लिया आपसे, सब कुछ आपसे यहाँ पे पूछ लिया, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। a इसमें 1 है, b इसमें 3 है और c इसमें हमारे पास 5 है। c इसमें हमारे पास कितना है, 5 है। तो आपको पहले पार्ट में चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला है माइनस में b बाई ए। तो b है 3, a है 1, तो बन जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3। आपको चाहिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो वो होता है c के अपॉन में c है इसमें 5 और a है 1, तो ये बन जाएगा 5, ये 5 आ जाएगा भाई, ये बन जाएगा 5।
फिर आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो उसका बेटा मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया कि ये चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से माइनस कर देना 2 अल्फा बीटा। तो ये आप कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से माइनस कर लेना 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका निकला हुआ है -3 और अल्फा बीटा बेटा आपका निकला हुआ है 5, 9 - 10 माइनस का 1। ये -1 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसी फोर्थ पार्ट में आपसे बोलता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो आप क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपने निकाल रखी है -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू है -5। तो -6 और -3 ये प्लस का 18 आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर बन जाता है। तो ये इस तरह से बन गया भाई, ठीक है। तो ये है भैया हमारा कॉन्सेप्ट। अब ये होता है, देखिए एमसीक्यूज किस टाइप के रहते हैं, कह रहे थे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस में m क्यूब आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ठीक है जी। तो a है 2, b है 8 एंड c है माइनस में m क्यूब। रूट्स इक्वल होने की वजह से d 0 के इक्वल आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आएगा और बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4ac बन जाएगा। तो बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 4, a है मेरे पास 2 और c है मेरे पास माइनस का m क्यूब। तो यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर 64, राइट में रहेगा माइनस में 8m क्यूब, 64 से 8 कटेगा माइनस में 8 बराबर m क्यूब। तो -8 जो होता है वो -2 का क्यूब होता है, तो m की वैल्यू बेटा बन जाएगी -2, ठीक है। और वैसे भी -3 का क्यूब करोगे तो -8 नहीं आएगा, -1 का क्यूब करोगे तो -8 नहीं आएगा, 1 का क्यूब करोगे तो ये नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या बचेगा ओनली यहाँ पे -2। ये होता है, देखो क्या बोला गया, अल्फा और बीटा ये है हमारा, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या फाइंड करना, कह रहा है फाइंड करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो फॉर्मूला है ना हमारे पास डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अब देखो a है 2, b है माइनस का 4, c है माइनस का 3। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा माइनस में b बाई ए, माइनस का b बाई ए। तो ये 2 बन जाएगा और अल्फा इंटू बीटा हमारा रहेगा c बाई ए -3/2। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और अल्फा बीटा का वैल्यू है -3/2। तो ये बनेगा 4 माइनस माइनस प्लस का 3 और ये राइट आंसर बेटा हमारे यहाँ बन जाएगा 7 हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है राइट आंसर। सो ये चीज़ भाई इधर बनती है। ऐसी करो 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल जैसे अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर 1/5 होगा, एक नंबर 3 है तो दूसरा 1/3 होगा। तो इसने बोला कि जो एक रूट है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर मान लो एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, ठीक है। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा और इस अल्फा और 1/अल्फा की मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 1 आएगा। इस बात को मानते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूला तो वैसे होता है सी के अपॉन में ए, बट यहाँ अल्फा की मल्टीप्लाई 1/अल्फा से करोगे तो आप देखेंगे कि ये 1 इक्वल्स टू सी अपॉन में ए और ये 1 इक्वल्स टू सी अपॉन में ए और ये ए इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो ये ट्रिक चला करती है कि जब भी कभी एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल हो तो डायरेक्टली हम ए को सी के इक्वल रखते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। तो भाई ए यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ए 5 के इक्वल है और बी 13 के इक्वल है और सी पी के इक्वल है। तो क्लियरली जो है वो हमारा पी जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 5 बेटा मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी अपॉन में ए इक्वल्स टू सी, तो ए इक्वल्स टू सी यानी कि 5 बराबर पी।
तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इतना मामला अगर समझ में आता है, एक इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कह रहे हैं इसकी दो रूट्स हैं p और q। मतलब जो मैं अल्फा और बीटा बोल रहा था ना, अल्फा और बीटा ना बोल के इसने p और q लिख दिया। ठीक है, अल्फा और बीटा की जगह p और q लिख दिया। तो इसने पूछा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब निकालो, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको निकालना है। अच्छी बात क्या है, इस पर डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग रहा है और आप डायरेक्टली जो भी यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी उनको आप यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूले भी मैंने आपको बताया, फॉर्मूले के थ्रू भी करके देख लेना, चेक करना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। वीडियो भाई ये काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसमें एक पार्ट रह गया क्यूबिक इक्वेशन वाला। क्यूबिक अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो कमेंट करके बताना कि सर क्यूबिक वाला पार्ट आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। पढ़ने की इच्छा होगी तो मैं एक अलग से एक आधे घंटे का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं क्यूबिक इक्वेशन आप लोगों को सिखाऊंगा। कमेंट करके बताना कि आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा है जी। हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में जैसे आपकी डिमांड होगी। बाय बेटा, हैव अ ग्रेट टाइम, जय हिंद।